हेलो स्टूडेंट्स, मैं ख्वाहिश मंसूरी आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बॉक्स कोचिंग सेंटर पर। आज का सेशन लेकर आए हैं हम आपके लिए क्लास 10 साइंस जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव परिक्रम। आज का सेशन चालू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम एक सेशन क्लास 10th जिसमें हमने आपका संपूर्ण सिलेबस जो है उसे कवर किया था, उसे आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे साइंस में कितने चैप्टर्स हैं, उसमें से कितने केमिस्ट्री के हैं और कितने बायोलॉजी के और कितने फिजिक्स के। ये सारी चीज़ें हम अपने पिछले सेशन वीडियो में बता चुके हैं। तो आज का सेशन हम चालू करते हैं क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर हमारा रहेगा जैव परिक्रम का। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि जैव परिक्रम होता क्या है, कि जैव परिक्रम क्या है, ये हम इसमें जानेंगे। तो जैव परिक्रम क्या है? वे सभी परिक्रम या क्रियाएं जो जीवों में जीवन को बनाए रखने के लिए एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं, उसे हम जैव परिक्रम के अंतर्गत रखते हैं। क्या होता है कि जो भी जैविक क्रियाएं होती हैं जो सजीवों के अंदर कंप्लीट होती हैं, तो वो क्रियाएं जो जीवों में जीवन बनाए रखने के लिए एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं, उसे हम जैव परिक्रम के अंतर्गत रखते हैं। या एक डेफिनेशन ये भी होती है कि वे सभी परिक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे जैव परिक्रम कहलाते हैं। अब बात आती है अनुरक्षण की, कि अनुरक्षण मीन्स क्या होता है। अनुरक्षण मीन्स होता है किसी भी चीज का मेंटेनेंस करना। क्या होता है इसका मतलब? मेंटेनेंस। वे सभी परिक्रम या क्रियाएं बोल सकते हैं, वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं वे जैव परिक्रम कहलाते हैं। किसी भी चीज को मेंटेन्स करने का काम जो होगा वो जैव परिक्रम कहलाएगा। अब जैव परिक्रम क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी होती है, हमारी तबीयत खराब होती है, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो हमें आराम मिलता है। वो किसके अंतर्गत होता है? एक जीव के अंदर होता है, जो सजीव होते हैं। तो जो क्षति टूट फूट रोकने के लिए जो परिक्रम की आवश्यकता होती है वो अनुरक्षण परिक्रम होता है, इसमें मेंटेनेंस का कार्य होता है। तो वे सभी परिक्रम जो अनुरक्षण का कार्य करते हैं वे जैव परिक्रम कहलाते हैं। अब जैव परिक्रम में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो सजीवों में ही कंप्लीट होते हैं। जैसा पहला रहेगा हमारा पोषण, दूसरा हमारा श्वसन, तीसरा उत्सर्जन, पाचन, वृद्धि, संवहन, जनन व गति। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जैव परिक्रम के अंतर्गत आते हैं। जैव परिक्रम में पोषण की बात करें तो पोषण क्या है? जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में पोषण होता है वे क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और किस तरह से हमें पोषण जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा श्वसन रहेगा कि श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा उत्सर्जन रहेगा, पाचन, संवहन और वृद्धि, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, कि पोषण क्या है, शोषण क्या है, उत्सर्जन क्या है, परिवहन, संवहन जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। परिवहन, संवहन वाला जो संवहन होता है उसे परिवहन भी बोलते हैं। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और संवहन ये हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन के लिए विसरण की आवश्यकता होती है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, तो हम क्या करेंगे कि हम कैसे बताएंगे बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं। बहुकोशिकीय यानी कि जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें सभी कोशिकाएं होती हैं वह बाह्य पर्यावरण यानी बाहरी पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती है। इनका जो पर्यावरण होता है वो बाहर के पर्यावरण से सीधा कनेक्टेड नहीं रहता है। अतः इसमें साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। जो साधारण विसरण होता है यानी कि उसे वो सीधी आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह उसके सीधे संपर्क में नहीं रहता है। किसी भी चीज को विसरण मिस होता है, किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। तो जो बहुकोशिकीय जीव होंगे उनमें जो कोशिका में जो बाह्य पर्यावरण का संपर्क हो वो कैसा होगा? वो सीधा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कोशिका से कोशिका में विसरण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया में होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो विसरण की गति होगी यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाने का जो काम होगा वो कौन सी प्रक्रिया से होता है? वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया से होता है। और वो प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि उसे अगर हम फेफड़ों से पैरों की उंगलियों तक अगर ऑक्सीजन
पहुंचाएं तो कितना टाइम लगेगा हमें? लगभग 3 साल का समय लगेगा। कितना समय लगेगा? लगभग 3 साल का समय लगता है। तो हम कहेंगे कोशिका से कोशिका में विसरण एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। इतनी धीमी होती है कि फेफड़ों से पैरों की उंगलियों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में लगभग 3 साल का समय लगता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा पोषण। जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया कि जैव प्रक्रिया में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पहले क्या रहेगा कि पोषण क्या होता है। तो पोषण क्या है? पोषण जब हमें किसी भी काम को करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो हमें किससे मिलती है? पोषण से मिलती है। जब हम कुछ चीज खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है और हम अपना कार्य कर सकते हैं। तो पोषण में सबसे इंपॉर्टेंट जैसे हम माने तो हमारा आता है फल। सबसे पहले क्या है? पोषण के एक अच्छे स्रोत पोषक तत्व जिन्हें कहते हैं, उसमें हमारा फल जो है वो विटामिन की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा हरी सब्जियां, जिसमें भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व है वो पाए जाते हैं। हरी सब्जियों में जैसे हरी सब्जियां हुई हमारी पालक, गोभी, लौकी, ये सब क्या हरी सब्जियों के अंतर्गत आती हैं और भी अन्य सब्जियां। नेक्स्ट हमारा रहता है अंडा, मांस, मछली, ये सब भी प्रोटीन्स के उदाहरण होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पोषण की परिभाषा क्या होती है। स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। स्वास्थ्य और विकास यानी कि जो हमारी हेल्थ है उसका विकास करने के लिए जो खाद्य पदार्थ जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। ठीक, जो भी हम भोजन आहार ग्रहण करते हैं भोज्य पदार्थ तो उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसे हम क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। अब हमारे शरीर की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसी भी चीज को काम को अगर हमें करना है तो किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब ऊर्जा हमें मिलेगी कहाँ से? पोषक तत्वों से। तो पोषक तत्व हमारे क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है हमें यह पोषण पोषक तत्वों से मिलते हैं। तो हम बात करते हैं कि पोषक तत्व होते कौन से हैं। जैसे पहला हमारा हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, विटामिन, प्रोटीन्स, खनिज लवण, जल, ये हमारे पोषक तत्व होते हैं। अब जो पोषक तत्व होते हैं इन्हें भोजन का एक घटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें भोजन का एक घटक भी कहा जाता है, जो पोषक का एक स्रोत है जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण, ये इंपॉर्टेंट हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। कि जो पोषक तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण। जब हमारी हरी सब्जियां खाते हैं तो हमें विटामिन वो प्रोटीन्स मिलता है, फिर फल फ्रूट खाते हैं तो हमें विटामिन मिलता है, और भी जो हम हरी सब्जियां पोषक तत्व के अंदर ग्रहण करते हैं उन सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, जल मिलता है। ठीक, नेक्स्ट हमारी बात करते हैं कि पोषण। हमने जाना कि पोषण क्या होता है। किसी भी खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ को ग्रहण करके जो ऊर्जा प्राप्त होगी उसे हम पोषण कहेंगे। अब बात करते हैं कि पोषण के क्या प्रकार होते हैं। तो पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला पोषण होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्वपोषी पोषण जो है वो क्या होता है। स्वपोषी पोषण जिसमें जो जीव होता है वो अपने भोजन का निर्माण खुद से करता है, अर्थात जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे हम स्वपोषी पोषण कहेंगे। विषमपोषी पोषण क्या होगा? जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहता है, उसे हम विषमपोषी पोषण कहेंगे। जिसमें जो जीव होता है वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करता है, वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर आश्रित रहेगा, उसे हम विषमपोषी पोषण कहेंगे। अब विषमपोषी पोषण के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है परजीवी पोषण, दूसरा हमारा होता है मृतजीवी पोषण और तीसरा होता है प्राणी संभोजी संपोषण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण की, कि स्वपोषी पोषण जो है वो क्या होता है। तो हमारा स्वपोषी पोषण क्या होगा? जैसे हमने बताया कि जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं से करेगा वो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आएगा। वह, अब इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहते। किसी जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। उदाहरण में हमारे आते हैं हरे पौधे। ये हरे पौधे जो होते हैं वे अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर
नहीं होते हैं, तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये स्वपोषी पोषण होगा। ये स्वपोषी कहलाएंगे क्यों? क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब अपना ये भोजन खुद बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो किसमें होती है? हरे पौधों में होती है। ठीक, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है? हरे पौधों के द्वारा। अब हरे पौधे जो अपना भोजन बनाएंगे वो किसके द्वारा बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं तो उनके लिए सूर्य का प्रकाश होना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो जो क्रिया होती है क्या कि हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो क्रिया होगी उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधों द्वारा हो गई सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाने की। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं किसको? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसे रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमें क्या क्या चाहिए पड़ता है? जैसे पहला तो हमारा हो गया हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश तो हो गया, ये तो वो रहेगा ही। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, कच्ची सामग्री, वो क्या होती है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे यूपी बोर्ड में भी आता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो कच्ची सामग्री है वो क्या होती है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होगी? पहला तो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। क्या हो जाएगा? पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हमारा हो जाएगा क्लोरोफिल, चौथा जल। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो सबसे पहले तो हमें हरे पौधों के बाद सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य की उपस्थिति में ही अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम CO2 भी बोलते हैं। फिर हमारे पास होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल हमारे हरे पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिनके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। फिर नेक्स्ट हमारा होता है जल, जिसे H2O भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है H2O। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या होगी हमारी? सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल। तो ये चार हमारी जो कच्ची सामग्री है वो किसमें यूज होंगी? प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण के लिए चार सामग्री हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो हमने बता दिया आपको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जिसके लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। अब हम इस समीकरण के द्वारा समझते हैं। CO2 हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ये हो गया और ये रहा हमारा जल। अब इन दोनों के द्वारा इधर क्रिया होगी तो इसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सूर्य के प्रकाश की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? सूर्य के प्रकाश की। फिर उसके बाद हमें चाहिए पड़ेगा क्लोरोफिल। क्या चाहिए पड़ेगा? क्लोरोफिल, जो हमारा हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो हमारा पहला हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर जल। अब इसकी जब क्रिया कराएंगे तो क्या करेंगे? सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर जब इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारे पास C6H12O6 मिलेगा। ये होता है हमारा ग्लूकोज का रासायनिक नाम, जिससे हमें क्या मिला? ग्लूकोज। C6H12O6 होता है हमारा ग्लूकोज का सूत्र। फिर हमारे पास बचता है लास्ट में O2 यानी कि ऑक्सीजन, और क्या बचा? जल। और लास्ट में बचता है हमारा ऊर्जा। ठीक, तो हमारा पहला क्या था कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जो क्रिया कराई तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की। तो उसके बाद हमारी इसी क्रिया कराने पर हमें ग्लूकोज प्राप्त हुआ C6H12O6। फिर हमारे पास लास्ट में ऑक्सीजन और जल बचता है और साथ में ऊर्जा बचती है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि सूर्य का प्रकाश पहले है कि हमें जो भोजन का निर्माण करना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, सबसे पहले हमारा सूर्य का प्रकाश आएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड,
फिर उसके बाद हमारी इसमें से क्या रिलीज होगी, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन रिलीज छोड़ देंगे, और फिर लास्ट में शुगर जिसे ग्लूकोज कहा। ये हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं भी होती हैं कि किस प्रकार से इसमें घटनाएं घटित होती हैं वो देखते हैं। पहला होता है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। जो क्लोरोफिल है वो प्रकाश ऊर्जा यानी जो सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है उसे अवशोषित कर लेती है, उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। किसको, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को, प्रकाश ऊर्जा लिखा है तो प्रकाश ऊर्जा का मीन्स हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट हमारा रहेगा जो प्रकाशीय ऊर्जा है उसे रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। जो हमें प्रकाश से ऊर्जा मिल रही होती है उसे किसमें चेंज करते हैं, उसे रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर देंगे। कि जो प्रकाश से ऊर्जा मिली, हमने स्टार्ट में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, तो प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। फिर जल के अणुओं के हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विघटित होना। जो जल के अणु होते हैं यानी H2O, इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ये टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पर है ऑक्सीजन में हमारा टूट जाता है और यहाँ हाइड्रोजन में। तो जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होना यानी कि जल के अणु हुए उसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाना, ये प्रकाश संश्लेषण की एक घटना में आता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। ठीक, तो ये हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी जिसमें हमने जाना कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, जो हरे पौधों द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में होता है। ठीक, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसके लिए हमें आवश्यक कच्ची सामग्री की जरूरत पड़ती है। इसमें चार हमारी ये रही, पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और जल। फिर हमने देखा कि जो हमारी प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा हमारी ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल इंपॉर्टेंट होता है। फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की घटनाएं हमने जानी। इसके बाद हम बात करेंगे अपने विषमपोषी पोषण की। विषमपोषी पोषण क्या होता है, जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे इसमें मनुष्य उदाहरण में है, मनुष्य, जंतु, ये क्या, ये विषमपोषी पोषण है। हम अपने भोजन के लिए किसी दूसरे चीज पर निर्भर रहते हैं। हमें हरी सब्जियां कहाँ से मिलती हैं, पेड़ पौधों से, तो हम किस पर निर्भर हो गए, पेड़ पौधों पर। तो हम किस उसमें जाते हैं, विषमपोषी पोषण में। हम विषमपोषी होते हैं क्यों, क्योंकि हम अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब विषमपोषी पोषण के भी तीन प्रकार थे। पहला परजीवी पोषण था, दूसरा मिलितजीवी और तीसरा प्राणी संभोजी पोषण। परजीवी पोषण की बात करें तो परजीवी पोषण वह पोषण होता है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है। क्या होता है, जो जीव होता है वह दूसरे जीव के अंदर रहता है लेकिन उसको बिना ही नुकसान पहुंचाए उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण में जूं है, जोंक है, फीता कृमि है और आदि। जूं क्या है, मनुष्य के सिर में जो जूं हो जाती है वो क्या होती है, मनुष्य के सिर से खून को चूसती रहती है लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो ये क्या होता है, ये दूसरे जीव के ऊपर रह रही है ना, तो ये रहकर दूसरे जीव को बिना नुकसान पहुंचा उससे अपना भोजन प्राप्त करती है। इसमें एक उदाहरण ये भी होता है अमरबेल का। अमरबेल अगर आपने देखा हो तो वह पेड़ पर बेल की तरह लगा रहता है, उससे ही अपना भोजन प्राप्त करके, अपना पोषण प्राप्त करके उससे वो वृद्धि करता है। ठीक, तो उसके बाद हमारा आता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण क्या होता है, जो अपना पोषण मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। मृत जीवों मतलब जो मरे हुए जीव होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे फफूंदी या कवक। अब क्या होता है, कोई चीज जब खराब हो जाती है उसमें व्हाइट सी एक परत चढ़ जाती है, इसे हम फफूंद बोलते हैं। देखा होगा आप सभी ने, जब कोई चीज काफी लंबे टाइम तक रखी रहती है और वह खराब हो जाती है तो उसमें क्या होता है, व्हाइट कलर की फफूंद टाइप की लग जाती है, उसे हम फफूंदी बोलते हैं। तो ये जो फफूंदी होती है वह अपना भोजन उन चीजों से प्राप्त करती है, किससे, जो मृत जीव होते हैं। मृत जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्राणी संभोजी पोषण।
ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजी पोषक कहलाते हैं। प्राणी संभोजी पोषण में मनुष्य भी एक अच्छा उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हम मनुष्य अपना भोजन या तो ठोस के रूप में या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं। कैसे ग्रहण करते हैं? या तो ठोस के रूप में या फिर तरल के रूप में। करते हैं या नहीं करते हैं? जैसे हम रोटी खाते हैं तो क्या वो कैसे होती है? ठोस के रूप में होती है, और पानी पीते हैं वो तरल के रूप में होता है। तो जो चीज हम ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करेंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? प्राणी संभोजी पोषण के अंतर्गत आएगा। तो प्राणी संभोजी पोषण क्या होगा? ठोस भोजन ग्रहण करने वाले जीव प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं। जो ठोस या तरल भोज्य पदार्थ से अपना पोषण लेंगे उन्हें हम प्राणी संभोजी पोषण कहेंगे। तो हमने जाना पोषण क्या है, पोषण के प्रकार। पोषण के दो प्रकार थे, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी क्या थे? जो अपना भोजन स्वयं से प्राप्त करते थे, स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहेंगे। विषमपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे उन्हें हम विषमपोषी पोषण कहेंगे। विषमपोषी पोषण के तीनों एग्जाम वो थे पार्ट्स। पहला परजीवी पोषण, मृतजीवी और प्राणी संभोजी पोषण। परजीवी क्या था? जिसमें परजीवी पोषण क्या था? इसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते थे, उन्हें परजीवी बोला था। फिर मृतजीवी जो अपना भोजन मृत जीवों के शरीर से प्राप्त करते थे, उन्हें मृतजीवी। और प्राणी संभोजी पोषण क्या था? जो ठोस भोजन ग्रहण करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रंध्र। अब रंध्र क्या होता है? रंध्र जो है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें पाया जाता है रंध्र। पेड़ पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें हम रंध्र कहते हैं। क्या? जब पत्ती होती है उसके छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं उसे हम रंध्र कहते हैं। अब रंध्र का क्या कार्य होता है? रंध्र जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, अभी आपने पढ़ा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो हरे पौधों में होती है। तो हरे पौधों द्वारा जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसके द्वारा अवशोषित किया जा रहा था जल को। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया थी उसके दौरान ही अब जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा था, किसके द्वारा हो रहा था? इन छिद्रों के द्वारा, यानी रंध्र के द्वारा। रंध्र को हम स्टोमाटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। रंध्र का जो गैसों का आदान प्रदान हो रहा था वो किससे हो रहा था? हमारे रंध्र द्वारा। जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों में, उनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। जिसमें तो उसके बाद बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वह जल के बूंदों के रूप में अवशोषित करती है। जो बाष्पोत्सर्जन यानी भाप के रूप में जो जल होता है वो किसके रूप में अवशोषित हो जाता है? बूंद के रूप में, जल की बूंदों के रूप में अवशोषित होता है बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल। ठीक है। बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है? इसके भाप बन के जो उड़ता है पानी, उसका बूंदों के रूप में वो अवशोषित हो जाता है। ठीक। अब हम बात करते हैं कि रंध्र के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया क्या होती है। जो रंध्र है, जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनके खुलने और बंद होने की क्रिया विधि क्या होती है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं रंध्रीय गतिविधियां द्वारा कोशिकाओं पर निर्भर करती है जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती। जो रंध्रीय गति होती है वो कोशिकाओं पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? कोशिकाओं पर। जो पत्ती की कोशिकाएं होती हैं उस पर निर्भर करती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता नहीं होती है। जब हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते समय CO2 की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, तो पौधा इन छिद्रों को बंद कर देता है। ठीक, जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा होगा, ये हमारा खुला और बंद रंध्र का डायग्राम है, जिसमें जब हम क्या कहते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जब आदान प्रदान होता है तो रंध्र जो कोशिकाएं होती हैं वो जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तो ये छिद्र बंद हो जाता है, लेकिन जब हमें इसकी आवश्यकता होती है तो ये छिद्र खुला रहता है। और इसकी जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वो ये होती हैं। इसमें जो रंध्र पाया जाता है वो रंध्र क्या है? ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, ये रंध्र होते हैं। अब इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, जिसे हरित लवक भी कहते हैं। इन जो छिद्र होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? हरित लवक, जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफास्ट भी होता है। क्लोरोफास्ट क्या है? जो क्लोरोफिल में ही पाया जाता है, जिनके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। CO2 की आवश्यकता नहीं होती तथा
इन छिद्रों को बंद कर लेता है। जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होगी, तो ये छिद्रों को बंद कर लेगा। और जब छिद्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिकाओं पर। किस पर निर्भर करता है? द्वार कोशिकाओं पर। सबसे ऊपर जो हमारी द्वार कोशिकाएं बनी हुई है इस पर निर्भर करता है। यह कार्य किसका होता है? द्वार कोशिकाओं का होता है। द्वार कोशिकाओं में जब वायु अंदर जाती है तो यह फूल जाता है। जब जो वायु होती है द्वार कोशिका के थ्रू जब वो अंदर जाएगी हवा, तो क्या होता है? ये फूल जाता है। और जब हवा नहीं जाती है तो ये नहीं फूलता है। ठीक, तो हम कहेंगे रंध्रीय गतिविधियों द्वारा कोशिकाओं पर निर्भर करती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है तो हमारा जो ये छिद्र होता है वो बंद हो जाता है, और जब इसकी आवश्यकता होती है तो ये खुला रहता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका का कार्य होता है। जो छिद्र को खोलना और बंद करना किसका काम हो गया? द्वार कोशिकाओं का काम होता है। द्वार कोशिकाओं में जब वायु अंदर जाती है तो यह फूल जाती है, और यह जब अंदर नहीं जाती है तो यह नहीं फूलती है। तो जब हमारा ये हो गया, इसमें हमारे ये द्वार कोशिकाएं हैं, ये दो जो है सेम के बीच के आकार की होती हैं। कैसी होती हैं? सेम के बीच की आकार की होती है। तो ये आपको दिख रहा होगा, सेम के बीच के आकार की दो आकृति, जिन्हें हम द्वार कोशिका कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। अब इन रंध्र में ग्रीन कलर जो होता है वो किसके द्वारा होता है? हरित लवक के द्वारा, यानी क्लोरोफिल के द्वारा होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे पोषण वो अमीबा में पोषण की। पोषण में हमने पढ़ लिया पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। अब बात करते हैं हम अमीबा में पोषण की। अब अमीबा में पोषण किस तरह होता है? अमीबा जो होता है वह एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है, यानी कि अमीबा जो है वो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। इसका आकार व आकृति निश्चित नहीं होती है। कैसी होती है? इसकी आकार व आकृति निश्चित नहीं होती है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संभोजी जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। किसका सदस्य है? प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। यह अनिश्चित आकृति का होता है। अभी हमने आपको बताया इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यह केवल एक कोशिकीय जीव होता है। जो एक कोशिकीय जीव होता है उसकी आकृति अनिश्चित रहती है। यह ज्यादातर नदियों, तालाबों और झीलों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? नदियों, तालाबों और झीलों में यह पाया जाता है। अब जो अमीबा पोषण होता है वह किस विधि द्वारा, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, किस द्वारा ये होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्ग्रहण की। अपने भोजन को ग्रहण करना। ये जो अंतर्ग्रहण होगा उसमें जो अमीबा होता है वो अपने भोजन को ग्रहण करता है। अब कैसे करता है? इस प्रक्रिया के माध्यम से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। प्रारंभ में ये अपने स्यूडोपोडिया को बाहर ढकेलता है ताकि यह भोजन को घेर सके। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये अमीबा है, ये भोजन ग्रहण करने के लिए अपने स्यूडोपोडिया को बाहर की ओर धकेलता है ताकि भोजन को ये घेर सके। ये भोजन को घेर सके और एक खाद्य राजधानी बनाता है। क्या बनाता है? खाद्य राजधानी बनाता है। जब ये अपने भोजन को घेर लेता है तो इसके बाद ये भोजन को निगल लेता है। जैसे ये इसने भोजन को घेरा, उसके बाद ये पादप फुटपाथ होते हैं, अपने ये एक आकृति बनाता है जिसके द्वारा ये भोजन को घेर लेता है। घेरने के बाद ये अपने भोजन को निगल लेता है। ठीक, इसने एक ये क्या कहते हैं स्यूडोपोडिया द्वारा एक श्रृंखला बनाई उसने अपनी, उससे अपने भोजन को घेरा, उसके बाद उसने उसको निगल लिया। फिर इस प्रकार एक थैली जैसी संरचना बनती है, इसे खाद्य राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? खाद्य राजधानी। अब इसमें एक कैसी संरचना हुई? एक थैली जैसी संरचना हुई जिसे खाद्य राजधानी कहते हैं। तो अंतर्ग्रहण में क्या हुआ? इसने अपने भोजन को पहले तो घेरा, उसके बाद निगल लिया। फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा पाचन। अब उसने जब भोजन को ग्रहण किया है तो उसका पाचन किस तरह से करेगा? पाचन खाद्य राजधानियां विभिन्न पाचक एंजाइमों से भरपूर होती हैं। ये एंजाइम बड़े आघूलनशील खाद्य पदार्थ को तोड़ देते हैं।
जो खाद्य राजधानियां होती हैं वो कैसी होती हैं, बहुत ही ज्यादा पाचक एंजाइमों से भरपूर होती हैं। कैसी होती हैं, पाचक एंजाइमों से भरपूर होती हैं। ये एंजाइम जो होते हैं वे बड़े ही आघुलनशील होते हैं, जो खाद्य पदार्थ को तोड़ देते हैं। कैसे होते हैं, आघुलनशील होते हैं, जो पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सरल घुलनशील अणु उत्पन्न होते हैं। ये आघुलन जो एंजाइम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा आघुलनशील होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो भोजन जो खाद्य पदार्थ रहता है जो अमीबा ने निकल लिया था उसको तोड़ देते हैं टुकड़ों में। फिर उसके बाद जो हमारा क्या होता है, जब टुकड़ों में टूट जाता है तो बिल्कुल सही सरल रूप से घुलनशील हो जाता है, तो इससे अणु उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, जिसके द्वारा सरल घुलनशील अणु उत्पन्न होते हैं। पहला अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण किया, फिर पाचन के लिए जो पाचक खाद्य राजधानियां होती हैं उनसे पाचक एंजाइम जो होते हैं वो भरपूर होते हैं। उन्होंने इन एंजाइम्स को जो बड़े अघुलनशील पदार्थ होते हैं उन टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर उसके बाद जो सरल घुलनशील अणु उत्पन्न करते हैं। ठीक, जैसा आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ उन्होंने अपना भोजन तो क्या किया, पकड़ा पहले भोजन को और उसको निगल लिया। फिर उसके बाद खाद्य रिक्तिका और खाद्य कण, खाद्य रिक्तिका और खाद्य कण का जो है उसको बनाया। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारा आएगा अपशोषण। अब जब उन्होंने अपने भोजन को अंतर्ग्रहण किया, उसको पाचन किया, उसके बाद आता है हमारा अपशोषण। यह पचे हुए खाद्य पदार्थ को जीव द्रव्य में अपशोषित करने की प्रक्रिया होती है। अब जो भोजन हुआ उसे पचा लिया, वो किसमें अपशोषित होगा, जीव द्रव्य में। अब जीव द्रव्य क्या होता है, जो हमारे ये डायग्राम दिख रहा है इसमें छोटे छोटे जो डॉट दिख रहे हैं वो क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, जीव द्रव्य, जो अमीबा के अंदर भरा हुआ होता है। तो इसमें जो है जो अपशोषित करने की प्रक्रिया होती है, किसको, जीव द्रव्य में जो भोजन होता है उसे अपशोषित करने की प्रक्रिया होती है। फिर आता है आत्मसातीकरण। इस प्रक्रिया के दौरान अपशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, विकास आदि के लिए किया जाता है। आत्मसातीकरण या इसे स्वांगीकरण भी बोल सकते हैं, जिसमें जो भोजन उसने ग्रहण किया था उसका उपयोग करके वो ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है, उसे ऊर्जा उसे मिलती है, विकास और के लिए उपयोग किया जाता है। फिर लास्ट में हमारा आता है निष्कासन, जिसे बहिक्षेपण भी बोलते हैं। अंत में कोशिका झिल्ली जो होती है वो टूट जाती है, इससे अपचित भोजन पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। अब जितना भोजन हमारा अब वो पाचन लायक था वो जो पच जाता है, जो अपशिष्ट यानी जो नहीं पचने योग्य होता है वह निष्कासन विधि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिसमें हम बोलते हैं अंत में जो कोशिका झिल्ली होती है वह टूट जाती है और जिससे अपचित भोजन पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। थैंक यू क्लास, आपने हमारी वीडियो देखी। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में मनुष्य में पोषण के साथ। थैंक यू।